वैभव जी, आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि इस हमले के बाद अब ईरान बातचीत के लिए ज्यादा सहज भाव से सामने आएगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि ईरान की कनपट्टी पे जो बंदूक उन्होंने पकड़ी हुई है, अब ईरान जो है वो थोड़ा ज्यादा नरम व्यवहार करेगा और जो अमेरिका की शर्तें हैं उन पे बातचीत करने के लिए आगे आएगा। अमेरिका और इजराइल जो हैं अगले 3-4 दिन तक हैवी बम्बार्डमेंट करेंगे, भयंकर हमला करेंगे। उसके बाद उनके पास ऑप्शन है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपने देश के नागरिकों को दिखा दिया है कि आयतुल्लाह खमैनी एंड ईरान के टॉप मिलिट्री लीडर्स को तो हमने एलिमिनेट कर दिया है। तो अचीवमेंट जो दिखानी पड़ती है डोमेस्टिक ऑडियंस को, खासतौर से जो रिपब्लिकन पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप ने हासिल कर ली है। नेतन्याहू ने भी इतने एक्यूरेट अटैक करके अपनी डोमेस्टिक जो ऑडियंस है उनको इम्प्रेस कर लिया है। तो इनको ज्यादा कुछ करना नहीं है। इस साल अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि रिपब्लिकन्स जो हैं शायद उसमें से एक फाइन मार्जिन से जीत जाएंगे इस विक्ट्री के बाद। नेतन्याहू को जो है वो नेसेट में उनकी तो माइनॉरिटी सरकार है, लिकुड पार्टी तो माइनॉरिटी पार्टनर है, दूसरों की मदद से टिकी हुई है। लेकिन नेतन्याहू को लगता है कि अब उनके प्रति एक सपोर्ट वेव आएगा और लिकुड पार्टी अपने बलबूते पर नेसेट में 50% से ज्यादा पद या सीटें हासिल कर लेगी। ईरान के लिए स्थिति जरा दुविधापूर्ण है, क्योंकि एक तो जो सेंटीमेंट है, आयतुल्लाह खमैनी मारे गए हैं तो ईरान के जो सपोर्टर्स हैं आयतुल्लाह खमैनी के, वो आशा कर रहे हैं कि आईआरजीसी कोई भयंकर बदला लेगी, जिसका मतलब है कि एक अमेरिकन शिप को डुबा दिया, जिसका मतलब है कि 2 या 4 अमेरिकन फाइटर्स को शूट डाउन कर दिया, जिसका मतलब यह है कि अरब देशों में जो अमेरिका ने अपने नेवी के बेस बनाए हैं या आर्मी के बेस बनाए हैं, वहां पे जमीन पर भयंकर नुकसान पहुंचाया। तो ईरान को ये युद्ध बंद करने के पहले एक छोटी सी विक्ट्री हासिल करनी पड़ेगी। उसके बाद वो कह सकता है, अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को भी तो समझाना है ना। तो आईआरजी को एक छोटी सी विक्ट्री हासिल करनी पड़ेगी। उस जीत के बाद वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को कह सकता है कि हम जीत गए हैं, अब हम बातचीत करेंगे। तो इस तरह से इस युद्ध का समाधान अगले 3-4 दिन में बातचीत की तरफ अग्रसर हो सकता है। जी बिल्कुल। 2 छोटे छोटे सवाल हैं, आप दोनों से लूंगा उनका जवाब, उसके बाद इस बातचीत को खत्म करेंगे। देवनाथ सर, आपसे ही शुरू करते हैं। एक सवाल हमारे दर्शकों का है, एक दर्शक है हमारे वन इंडिया के, उनका कहना है कि क्या ईरान के राष्ट्रपति भी गद्दार हो सकते हैं? उनका ये सवाल है, संभावनाएं ही हैं, बहुत ज़्यादा इन सवालों में दम नहीं नजर रहा, लेकिन आपको क्या लगता है देवनाथ सर? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि कल जब खामनेई की मौत की खबर सामने आई तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर पहले भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन जब मैं सोशल मीडिया पर गया तो बहुत सारे लोग ये कहते हुए मिले कि उन्हें पता था कि अगर इस बार इजराइल अमेरिका हमला करेगा तो खामनेई की मौत निश्चित ही है। आपको क्या हैरानी हुई थी या आपको उम्मीद थी कि ऐसा कुछ हो सकता है? वैभव जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पेजेश्कियन जो हैं वो आयतुल्लाह खमैनी के चुने हुए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं थे। जब वहां पर इलेक्शन हो रहे थे राष्ट्रपति पद के लिए, खमैनी ने जिस कैंडिडेट को अपनी तरफ से खड़ा किया था वो हार गया था राष्ट्रपति इलेक्शन में। बिल्कुल। अब पेजेश्कियन जो है मॉडरेट माने जाते हैं, नरमपंथी माने जाते हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको यूरोप अमेरिका का काफी एक्सपोजर है। लेकिन ये सोचना कि वह दगाबाज निकलेंगे, जयचंद या विभीषण जैसा काम करेंगे, ये संभव ही नहीं है। ईरान की जो संस्थाएं हैं, ईरान की जो एक सांस्कृतिक विरासत है, उसमें ये सोचना कि ये टॉप के जो लीडरशिप्स हैं, खासतौर से गार्जियन काउंसिल के मेंबर होते हैं वहां राष्ट्रपति, क्या वो दगाबाजी करेंगे? देखिए, ईरान वेनेजुएला नहीं है। वेनेजुएला में वाइस प्रेसिडेंट थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, हल्के फुल्के लोग थे, 2-4 साल के लिए आए थे। वहां की जो आर्मी के टॉप लीडरशिप थे, जनरल्स थे, अमेरिका ने, CIA ने उनको खरीद लिया था। ऐसा ईरान में संभव नहीं है। दूसरी चीज है कि आयतुल्लाह खमैनी के मौत के बारे में ये तो दुनिया भर के जितने मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे, उन्होंने आज से 3 महीने पहले, 2 महीने पहले ही ये सोच लिया था, भांप लिया था कि अमेरिका के जो टारगेट हैं
वो चार कैटेगरी में होंगे। नंबर एक, ईरान की टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप, नंबर एक। नंबर दो, ईरान की जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं। नंबर तीन, ईरान के मिलिट्री ठिकाने। और नंबर चार, ईरान के पेट्रोकेमिकल्स, यहां जहां वो कच्चा तेल और गैस निकालते हैं। तो अगर हम देखें, असेसमेंट आज से एप्रिसिएशन बोलते हैं फौजी मैं देवनाथ लैंग्वेज सर में, व्यक्तिगत तौर पर वो आज आपसे से एक पूछूं, महीने पहले ही हो गया था कि खमानी टारगेट नंबर 1 होंगे। जी देवनाथ सर मैं व्यक्तिगत तौर पर आपसे पूछूं, जब आपको खबर पता चली तो आपको यकीन कर पाना तुरंत मुश्किल हुआ या फिर आपको लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ, आपने कहां से देखिए, पुष्टि की थी? अब क्या है वैभव जी, हम में से जो भी इंटेलिजेंस के साथ थोड़ा काम कर चुके हैं, मुझे भी यकीन नहीं हुआ। जी वो इसलिए बताता हूं कि आमतौर पे किसी भी देश में युद्ध के समय में टॉप कमांडर, चाहे कम्युनिस्ट कंट्री हो, रूस और नॉर्थ कोरिया जैसा, या डेमोक्रेटिक कंट्रीज हो, अमेरिका और फ्रांस जैसा, टॉप जो लीडरशिप होती है वो सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में अपनी जो सिक्योरिटी एपरेटस है उसके गाइडेंस पर चलता है। एक एग्जांपल देता हूं, भारत में युद्ध की स्थिति में ये हमारे एनएसए श्री अजीत डोभाल और हमारी जो एनएसजी के जो टॉप लीडरशिप हैं वो बोलेंगे कि हमारे रक्षा मंत्री कहाँ होंगे, हम कहाँ छुपना चाहिए, हमारे विदेश मंत्री कहाँ होंगे, कहाँ छुपना चाहिए। तो इनकी लोकेशन हर 12 घंटे में चेंज कर दी जाए, इनकी लोकेशन इस तरह से चेंज की जाए कि सैटेलाइट से ना दिखें। राष्ट्रपति पुतिन अपनी लोकेशन हर 12 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे में चेंज करते हैं, क्योंकि जो मॉस्को का जो अंडरग्राउंड मेट्रो नेटवर्क है वो उससे ट्रेवल करते हैं, तो सैटेलाइट से दिखाई नहीं देता है। एक और चीज जो की जाती है सभी देशों में, डेमोक्रेटिक देशों में भी किया जाता है युद्ध की स्थिति में, कि 5-6 वीआईपी कॉन्वॉयज होते हैं। एक पूरब की तरफ चला गया, लोग बोलेंगे अरे प्रधानमंत्री तो उधर गया। एक पश्चिम की तरफ कॉन्वॉय आते हैं, लोग बोलेंगे अरे प्रधानमंत्री तो पश्चिम में गए। इसके अलावा दुश्मन को भ्रमित करने के लिए जो टॉप लीडरशिप होती हैं वो सभी देशों में, कम्युनिस्ट कंट्रीज में तो करते ही हैं और तानाशाह देशों में तो करते ही हैं, कि जो लीडर हैं उनके डुप्लीकेट होते हैं, 4-4, 5-5 लुक लाइक इधर उधर भटकते रहते हैं, ताकि दुश्मन की जो खुफिया एजेंसी हैं वो उन लुक लाइक को देखकर थोड़ा भ्रमित हो जाए। अब मेरा ये मानना है कि पिछले 48 घंटे में आयतुल्ला खुमानी ने अपने सिक्योरिटी एडवाइजर्स की बात को नहीं माना। उन्होंने किन्हीं कारणवश वो एक ही जगह पर स्थिर रहे, अपने ऑफिस में काम कर रहे। देखिए, एक बहुत बड़ी गलती जो वैभव जी हो गई है, युद्ध की परिस्थिति में देश के शीर्ष नेताओं को, टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स को एक कमरे में बैठ के मीटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। युद्ध अगर होता है, भारत की भी बात करता हूं, युद्ध के दौरान अगर सीसीएस की मीटिंग होनी है, सीसीएस के जितने 7-8 मेंबर्स हैं सब रिमोट लोकेशन में होने चाहिए। एक नोएडा में बैठा होना चाहिए, एक गुड़गांव में बैठा होना चाहिए, एक शालीमार गार्डन में बैठा होना चाहिए, और आपस में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मीटिंग करना चाहिए। आयतुल्ला खुमैनी ने कैसे, इसमें कोई शक ही नहीं है कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी अपरेटस का जो एडवाइस था वो इग्नोर किया। नहीं तो एक ही बिल्डिंग के अंदर उस वक्त कैसे टॉप लीडरशिप और टॉप मिलिट्री जनरल्स थे। ये भयंकर सिक्योरिटी लैप्स है। किसी भी देश में टॉप लीडरशिप को सीखना पड़ेगा कि वो अपने सिक्योरिटी एडवाइजर्स की बात को आंख मूंद करके फॉलो करें। जी बिल्कुल, चोपड़ा साहब के पास चलते हैं। चोपड़ा साहब, आपके सवालों की संख्या अब 3 हो गई है जिनका जवाब आपसे लेना है। पहला सवाल तो वो कि जो ईरानी राष्ट्रपति की निष्ठा पर, वफादारी पर शक जाहिर कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, उसे आप कैसे देख रहे हैं? दूसरा ये कि जब आपको खामनेई की मौत वाली खबर पता चली तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रही? और तीसरा ये, जैसा कि देवनाथ सर ने बताया कि क्या खामनेई ने आखिरी मौके पर अपने सुरक्षा सलाहकारों की बात नहीं मानी, एक ही जगह पर वो टिके रहे, खासकर और अपने साथ कई सारे वरिष्ठ अधिकारियों को भी टिकाए रखा और अंततः वो सभी मारे गए? देखिए वैभव जी, एक एक करके लेता हूँ, नहीं तो भूल जाऊंगा सवाल आपके मैं। बिल्कुल। सबसे पहला जो आपका सवाल है, हम एक चीज लेके वर्ड को समझते हैं, उसे हम कहते हैं फॉग ऑफ वॉर। जिस समय कोई वॉर चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है ना, आपको बहुत तरह की इंफॉर्मेशन और उससे 10 गुना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन सुनने को मिलेगी। और वो मिस इन्फॉर्मेशन कई बार तो आपस में बैठकर भी फैलाई जाती है और कई बार वो डेलिबरेटली प्लांट करी जाती है।
तो यू नेवर नो कि ये जो इन्फॉर्मेशन है कि क्या उनके प्रेसिडेंट मोसाद के एजेंट हो सकते हैं, ये मोसाद वालों ने प्लांट करा हो, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। ये दिखाने के लिए देखो जी आपकी जो आप टॉप लीडरशिप है वो ट्रस्टेबल नहीं है, आपको रेजिम चेंज की जरूरत है। तो दिस कैन बी वेरी वेल अ पॉइंट। ओके, ऑल्सो अगर हम सेकंड हम चीज एक हम समझते हैं कि एक लाइन में इसका मैं आंसर दूंगा बस लास्ट में कि किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया का बेस्ट सीक्रेट एजेंट कौन है, तो उसका आंसर है हु हैज नेवर बीन कॉट। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो इंटेलिजेंस होती है उसका काम है जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती है उसको हिडन रखना जो एक्चुअली में नहीं रिवील होनी चाहिए, और बाकी को प्रोपोगेंडा की तरह स्प्रेड करना ताकि मिस इन्फॉर्मेशन फैले, कंफ्यूजन फैले। तो ये इंफॉर्मेशन कितनी सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये नहीं हो सकता, हो सब कुछ सकता है, इंडिया में भी सब कुछ हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसी इंफॉर्मेशन कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में सब्सटैंशियल तरीके से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है ईरान की तरफ से, तो इसलिए हम इसको बिलीव नहीं कर सकते। बिल्कुल। ऑल्सो जो आपका दूसरा सवाल था, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी जब पता चला कि खामनेई की मौत हो चुकी है? क्या आपको भरोसा हुआ था? नहीं, देखिए उस समय भी मैं लास्ट एक न्यूज स्टूडियो में था रात को, इनफैक्ट कल 2 बजे तक मैं स्टूडियो में था, और जब ये सबसे पहले न्यूज रिवील करी थी तो ये नेतन्याहू ने करी थी अपनी स्पीच में, और उस समय हम 5 पैनलिस्ट भी अगर थे तो उनमें से 4 ये बिलीव कर रहे थे, क्योंकि नेतन्याहू जैसा लीडर आके ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कभी भी विदाउट सब्सटेंस या विदाउट एविडेंस ऐसे कोई स्टेटमेंट पास नहीं करेंगे इंटरनेशनली, और वो भी खामेनेई की डेथ की, जो दुनिया में बहुत बड़ा शॉक है। तो मुझे ऑफ कोर्स उस समय पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ, क्योंकि यूएस की तरफ से अभी स्टेटमेंट नहीं आई थी, सुबह उठते उठते वो कंफर्मेशन आ गई, लेकिन मुझे दुख सिर्फ इस बात का था कि अल्टीमेटली आपने अचीव क्या करा, आपका एम था क्या इस पर्टिकुलर जो आपने ये चीज करी है। आप हर 9 महीने 10 महीने में एक कंट्री में जाते हैं, ईरान में जाते हैं, उसकी टॉप लीडरशिप खत्म कर देते हैं, फिर आप कहीं जाते हैं वहां लीडरशिप खत्म कर देते हैं। ईरान आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है, वो मिसाइल जो उनका मिसाइल प्रोग्राम है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उस पर वो मीडिएट करने को तैयार है, वो सब कुछ करने को तैयार है। तो असल में आपका एम है क्या? क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि आप रिजीम चेंज करेंगे, वो बूट्स ऑन ग्राउंड के सिवा पॉसिबल नहीं हो सकता, और ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डाल सकते। आपकी दोनों पूरी कंट्रीज मिलकर भी अंदर कुछ नहीं कर सकती उस कंट्री को। वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो मुझे दुख इस बात का है कि आपने दुनिया का सबसे बड़ा शिया लीडर था उसको एलिमिनेट कर दिया अपने फायदे के लिए, और इससे जो आपकी एंटी यूएस एंटी इजराइल सेंटिमेंट है वो इतना भड़क गया है कि जो इजराइल और यूएस में लोग थे जो ये नहीं चाहते थे, अब पूरी दुनिया में वो भी टारगेट हो रहे हैं। तो इसलिए ये सिचुएशन जो क्रिएट करी गई है स्पेशली यूएस के थ्रू, क्योंकि अल्टीमेटली इजराइल इज आल्सो अ पपेट, वो सिचुएशन तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनली एड्रेस करना बहुत जरूरी हो गया है कि इनके ऊपर, खासकर ट्रंप के ऊपर, फुल स्टॉप लगाना ही पड़ेगा। चोपड़ा साहब, आखिरी सवाल, देवनाथ सर ने जैसा बोला था कि क्या खामनेई साहब ने आखिरी मौके पर अपने सुरक्षा सलाहकारों की बात नहीं मानी होगी और वो एक ही जगह पर टिके रहे? देखिए, इसको दोनों तरफ से हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अपनी बात सुरक्षा सलाहकारों की ना भी मानी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से ही कोई ऐसा एजेंट हो जिसने डेलिबरेटली ये जगह ही प्लान करी हो। क्योंकि अभी जब आप पूरी स्टडी करेंगे, जब उनके अब जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ईरान की, जब वो स्टडी करेंगी तो वो यही सारी रिकॉर्डिंग्स निकाली जाएंगी, सारी उनकी ट्रेसेस निकाले जाएंगे, और ये चेक करा जाएगा कि ऐसा कौन सा इंसान था जिसकी इंस्ट्रक्शन पे इस जगह पे सारे लीडर्स कलेक्ट करे गए, और ऐसा कौन सा इंसान था जो उधर बच गया, यार वो निकल गया। तो ये सारी चीजें अब एक बार वॉर खत्म होगी तब असेस होनी शुरू होंगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app